काम्या को खाने में मटन और चिकन बहुत पसंद थे, लेकिन उसकी शादी एक ऐसे घर में हो गई जहां चिकन मटन तो दूर, लहसुन प्याज भी नहीं बनता था। ऐसे में काम्या ने रोज रोज चिकन मटन खाने के लिए क्या किया, जानने के लिए देखते हैं रोज मटन चिकन। काम्या बिहार के एक छोटे से गांव जमुई की रहने वाली थी। वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। स्कूल की पढ़ाई के बाद उसके पिता कैलाश ने उसका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। अब काम्या दिल्ली में एक हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। काम्या ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और एमए की पढ़ाई की। गांव में इससे पहले कोई भी लड़की पढ़ाई करने दिल्ली नहीं आई थी। यही कारण था कि काम्या की शादी के लिए ढेरों रिश्ते आने लगे। पढ़ाई पूरी होने के बाद काम्या के माता पिता ने उसे वापस गांव बुला लिया। माँ पापा, आप लोगों ने मुझे गांव क्यों बुला लिया? मेरी वहाँ जॉब लगने वाली थी। देख काम्या, तेरी शादी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के वाले जमुई के ही हैं, लेकिन वो लोग दिल्ली में रहते हैं। शादी के बाद तू वापस दिल्ली चली जाना और अपनी जॉब कर लेना। ठीक है माँ, तू कल तैयार रहना, कल लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। ओके माँ, मैं जरा पार्लर होकर आती हूँ। ठीक है बेटी। काम्या बाजार चली जाती है और एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। कितनी अच्छी मटन की खुशबू आ रही है। यहाँ जी भर कर मटन खाऊंगी। काम्या रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और वेटर को बुलाती है। यस मैम। आपकी दुकान की सबसे स्पेशल नॉनवेज क्या है? मैम, आप मटन हांडी ट्राई करो। इसे हम मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं। मटन का टेस्ट भी और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू भी। ठीक है, आप 2 प्लेट मटन हांडी और 1 प्लेट चिकन सीख कबाब ले आइए। जी मैम। वेटर काम्या को उसका ऑर्डर सर्व कर देता है। काम्या सारा मटन और चिकन खा लेती है। अब जाके राहत मिली है। सुबह से हरी सब्जियां खा खा के मेरा पेट ही नहीं भर रहा था। दरअसल काम्या के घर में नॉनवेज तो दूर, लहसुन प्याज भी नहीं बनता था। लेकिन काम्या को दिल्ली के हॉस्टल में रहकर रोज रोज मटन चिकन खाने की लत लग गई थी। उसे एक दिन भी मटन और चिकन ना मिले तो उसकी हालत बिगड़ जाती थी। लेकिन काम्या को क्या पता था कि उसे ससुराल भी ऐसा ही मिलने वाला था। उस दिन जब काम्या घर लौटी, आ गई बेटी? हाँ माँ, बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा कहकर काम्या सोने चली जाती है। दूसरे दिन उसे लड़के वाले देखने आते हैं। काम्या तैयार होकर उनके सामने जाती है। बहन जी, हमें लड़की पसंद है। अगर आपको हमारा लड़का पसंद हो तो हम बात आगे बढ़ाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। आपका लड़का हमें बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ हमें देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। ठीक है बहन जी। कविता काम्या के हाथों में शगुन के रुपए दे देती है और काम्या अरुण की शादी तय हो जाती है। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी वाले दिन तक तो काम्या ने ऑर्डर करके मटन और चिकन मंगाया और छिप छिप कर खा लिया। लेकिन विदाई के बाद जब वो ससुराल पहुंची, आओ बहू, अपने शुभ पैरों से हमारे घर को पवित्र करो। तुम्हारे रूप में हमारे घर लक्ष्मी आई है। कविता अपनी बहू काम्या और बेटे अरुण की आरती उतारती है और उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहती है। काम्या घर के अंदर आ जाती है। कविता बहू और बेटे को उनके कमरे में भेज देती है। थोड़ी देर के बाद घर का नौकर चाय नाश्ता लेकर आता है। नाश्ते में मिठाइयाँ और नमकीन देखकर काम्या मन ही मन सोचती है, हाय, ये नमकीन और मिठाइयाँ कौन खाएगा? इनसे तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा। मेरा तो मटन सीख कबाब खाने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन अभी कैसे मंगवाऊं? घर में इतने लोग हैं, अभी मैं बाहर भी नहीं जा सकती। उस दिन मजबूरी में काम्या को नमकीन और मिठाइयों से काम चलाना पड़ा। रात के खाने में भी उसे वेज खाना खाने को मिला। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। मटन चिकन के बिना काम्या के चेहरे की रौनक ही चली गई थी। क्या बात है काम्या, तुम कमजोर क्यों लग रही हो? यहाँ तुम्हें भरपेट खाना तो मिल रहा है ना? बहू, कहीं तू शर्म के मारे आधा पेट खाकर तो नहीं रह जाती? नहीं माँ जी, शर्म किस बात की, वो शादी की रस्मों में थक गई थी ना, इसलिए। अच्छा ऐसी बात है, तो तू आराम कर। वैसे भी तुझे घर के काम नहीं करने हैं, घर में नौकर तेरे लिए तो है। तुझे जो चीज चाहिए रामू से मांग लेना। जी माँ जी। काम्या मन ही मन सोचती है, अब इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं क्यों कमजोर होती जा रही हूँ। अगर जल्दी मुझे मटन चिकन खाने को नहीं मिला तो मैं मर ही जाऊंगी। एक काम करती हूँ, रामू से कहती हूँ मेरे लिए मटन और चिकन ले आए। रामू काका, आप आज बाजार जाओगे ना? मेरे लिए कुछ सामान ला दोगे? हाँ बहू रानी, क्या सामान लाना है? हम जरूर ला कर देंगे। काम्या एक कागज के टुकड़े पर उसे एक रेस्टोरेंट का एड्रेस लिख कर देती है और कहती है, ये पैसे रख लो, मैंने रेस्टोरेंट में फोन कर दिया है। वो मेरा ऑर्डर आपको पैक करके आपको दे देंगे। आप ये पैसे उन्हें दे देना और मेरा ऑर्डर ले आना। लेकिन हाँ, घर में किसी को कुछ बताना मत। बहू रानी, क्या घर का खाना आपको पसंद नहीं आता? आपको कुछ और खाना हो तो मुझे बता दो, मैं घर पर ही बना दूंगा। बाजार का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। रामू काका, आपसे जितना कहा है उतना ही करो, आप यहाँ से जाओ। रामू काम्या से कुछ नहीं कहता है और पैसे लेकर रेस्टोरेंट चला जाता है।
रेस्टोरेंट में काम्या के लिए मटन कोरमा और चिकन शामी कबाब पहले से पैक करके रखा हुआ था। रामू रेस्टोरेंट के मालिक को पैसे देता है और ऑर्डर उठाकर घर आ जाता है। वो चुपके से काम्या के कमरे में जाकर उसे उसका ऑर्डर डिलीवर कर देता है। काम्या अपने कमरे का दरवाजा बंद करके मटन और चिकन का स्वाद लेने लगती है। आहा, कितने दिन के बाद मुझे मटन और चिकन खाने को मिला है। आज मेरा पेट भरा है। काम्या ने जल्दी जल्दी सारा मटन और चिकन खा लिया। अब इन हड्डियों का क्या करूं? इतने में बाहर से कविता उसे आवाज लगाने लगती है और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। काम्या बहू, काम्या बहू, अंदर क्या कर रही है? दरवाजा खोल, चल, खाना टेबल पर लग गया है। उफ़ो, माँ जी को भी अभी आना था, अब क्या करूं? माँ जी हड्डियां देखेंगी तो गजब हो जाएगा। परेशान काम्या की नजर खिड़की की तरफ जाती है। वो सारी हड्डियां खिड़की से बाहर फेंक देती है और कमरे का दरवाजा खोलती है। लेकिन तभी खिड़की के पास कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और हड्डियों के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। अरे बहू, कितनी देर लगा दी, सब खाने पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। और ये कमरे से कैसी बदबू आ रही है कि बाहर कुत्ते शोर क्यों मचा रहे हैं? बदबू? कैसी बदबू माँ जी? खिड़की खुली है ना, अभी कचरे वाली गाड़ी आई थी कचरा उठाने, उसी की बदबू होगी। कुत्ते भी इसी कारण शोर मचा रहे होंगे। और माँ जी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना नहीं खाएगी? लेकिन क्यों? वो मुझे भूख नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। परेशान मत हो बहू, मम्मी पापा की याद आ रही है ना, चल उन्हें वीडियो कॉल कर ले। जी माँ जी। कविता वहां से चली जाती है। काम्या सोचती है कि सास को अभी तो टाल दिया, लेकिन रोज रोज रामू काका से नॉनवेज मंगवाया तो कहीं घर में किसी को पता न चल जाए। रोज रोज मटन चिकन खाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। काम्या थोड़ी देर सोचती है। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ, रोज बाहर निकलने का मौका मिलेगा और इसी बहाने रोज मटन चिकन भी खा लूंगी। मैं आज ही अरुण से बात करती हूँ। उस दिन जब अरुण ऑफिस से घर आता है तो काम्या उससे अपनी जॉब की बात करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है काम्या, घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हारा दिल लगा रहेगा। मैं माँ और पापा से बात कर लेता हूँ, मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें जॉब करने से नहीं रोकेंगे। अरुण और काम्या कविता और महेंद्र से बात करते हैं। वो दोनों भी काम्या के जॉब करने के फैसले से बहुत खुश थे। काम्या अब जॉब की तलाश करने लगती है और घर से बाहर निकलते ही उसका रोज रोज मटन और चिकन खाना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद काम्या को जॉब मिल जाती है। काम्या अब रोज ऑफिस जाने लगी थी। उसके ऑफिस के सामने एक रेस्टोरेंट था जिसमें नॉनवेज के ढेर सारे आइटम मिलते थे। काम्या कभी घर से लंच नहीं ले जाती थी और रोज रोज रेस्टोरेंट में जाकर मटन और चिकन खाती थी। एक दिन, काम्या बहू, तू लंच लेकर ऑफिस क्यों नहीं जाती? सारा दिन भूखी रहकर काम करेगी तो तेरी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। माँ जी, ऑफिस में काम इतना ज्यादा रहता है कि खाने की फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए मैं लंच नहीं ले जाती। अगर लंच ले गई तो वो लौट कर वापस आ जाएगा। इस तरह अपनी सास से झूठ बोलकर काम्या रोज रोज मटन और चिकन खाने लगी। उसकी सारी सैलरी मटन और चिकन खाने में खत्म हो जाती। धीरे धीरे काम्या का वजन बहुत बढ़ने लगा। घर में सब इस बात से हैरान थे कि लंच न करने के बाद भी वो इतनी मोटी कैसे हो रही है। एक दिन काम्या ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में बैठकर मटन और चिकन खा रही थी कि तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके ऑफिस के कुछ दोस्त उसे उठाकर अस्पताल ले गए और उसके घर वालों को खबर दी। अरुण, कविता और महेंद्र भागे भागे अस्पताल आए। वहां डॉक्टर ने चेकअप किया और कविता से कहा, लगता है आपकी बहू रोज रोज मटन चिकन खाती है, तभी इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया और इनका बीपी भी बहुत हाई है। इन्हें बहुत ज्यादा सादा खाना खाना होगा, तभी इनकी सेहत सुधर सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? बेचारी मेरी बहू तो दिन में खाना भी नहीं खाती है, वो चिकन मटन कैसे खा सकती है? देखिए, ये रोज मटन चिकन खाती हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी रिपोर्ट कह रही है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, डॉक्टर सही कह रहे हैं। मैं रोज छिप छिप कर मटन चिकन खाती थी, लेकिन अब कभी उन्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगी। काम्या की चोरी पकड़ी गई थी, लेकिन उसने अपने घर वालों से इसके लिए माफी मांगी और कभी मटन चिकन ना खाने की कसम खाई। अनुभा को दूसरों को सजाने संवारने का बहुत शौक था। कॉलेज की पार्टी में अनुभा ने अपनी सबसे प्यारी सहेली के लिए कुछ ऐसा किया कि जिसके बाद पूरे शहर में उसके चर्चे होने लगे। महिलाएं और छोटी बड़ी सारी लड़कियां अनुभा की कला की दीवानी हो गई। अनुभा ने ऐसा क्या किया था, जानने के लिए देखते हैं मेहंदी ब्लाउज वाली। अनुभा बेहद गरीब परिवार से थी। उसके पिता जगमोहन ऑटो रिक्शा चलाते थे। अनुभा को पढ़ने का बहुत शौक था। सरकारी स्कूल से 12वीं पास करने के बाद माँ सुलेखा और पिता जगमोहन ने पाई जोड़कर उसका एडमिशन शहर के अच्छे से कॉलेज में करवाया था। अनुभा अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। जगमोहन रोज अनुभा को अपने ऑटो पर बिठाकर कॉलेज तक छोड़ने जाते। एक दिन
पापा, आज हमारे कॉलेज में फेस्ट है। मेरी फ्रेंड दीप्ति ने अपना मेकअप करवाने के लिए मुझे अपने घर बुलाया है। उसका ड्राइवर मुझे लेने के लिए आता ही होगा। दीप्ति को तैयार करके हम लोग वहीं से कॉलेज चले जाएंगे। ठीक है अनुभा बेटी, दीप्ति का मेकअप अच्छे से करना। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अनुभा की माँ, मुझे मेरा लंच तो दे दो। अभी लाई जी। सुलेखा ने खाने का डिब्बा जगमोहन को दे दिया। जगमोहन अपने ऑटो पर बैठकर निकल गया। थोड़ी देर में दीप्ति का ड्राइवर गाड़ी लेकर अनुभा के घर पहुंचा। अनुभा गाड़ी में बैठकर दीप्ति के घर पहुंच गई। वहां उसने दीप्ति का अच्छे से मेकअप किया और दीप्ति को साड़ी भी पहनाई। अरे वाह अनुभा, तूने तो मुझे कटरीना बना दिया। वाह, कितना अच्छा मेकअप किया है। ये शरबती आंखें, ये सुर्खोट, हाय, हर कोई मुझे ही देखता रह जाएगा। थैंक्स यार, आज कॉलेज के सारे लड़के तुझे प्रपोज करेंगे, तू देखना। दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं। अब चल, जल्दी चल, फेस्ट शुरू होने वाला होगा। हाँ, चलते हैं। दोनों सहेलियां कॉलेज जाने के लिए कमरे से बाहर निकली और गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि जल्दबाजी में दीप्ति का ब्लाउज गाड़ी के दरवाजे से लगकर फट गया। ओ यार, मेरा ब्लाउज फट गया। अब क्या करूं? मेरे पास तो एक ही साड़ी है। मैंने कोई दूसरी ड्रेस भी नहीं खरीदी थी। सोचा था पारंपरिक ड्रेस में फेस्ट में जाऊंगी। दीप्ति रोआसी हो जाती है। अरे मेरी प्यारी सहेली रो रही है, वो भी मेरे होते हुए। तू चिंता मत कर, चल मेरे साथ। अनुभा दीप्ति को घर के अंदर ले जाती है। तेरे पास लाल रंग की ट्यूब टॉप है ना? हाँ है तो। तू जल्दी से वो वाली ट्यूब टॉप पहन ले। लेकिन यार, साड़ी के ऊपर ट्यूब टॉप कौन पहनता है? तू पहन तो सही, मैं 2 मिनट में आई। ठीक है। दीप्ति लाल रंग का ट्यूब टॉप पहन लेती है और इतनी देर में अनुभा दौड़कर बगल वाली दुकान में जाती है। भैया, एक मेहंदी की कूप देना। ये लीजिए। कितने रुपए हुए? 20 रुपए। अनुभा उस दुकानदार को 20 रुपए देकर मेहंदी की कूप खरीद कर ले आती है। ये देख, मैंने ट्यूब टॉप पहन ली, लेकिन साड़ी पर ट्यूब टॉप कितनी बुरी लग रही है। ना ही पारंपरिक ड्रेस लग रही है और ना ही मॉडर्न। हो, तू चिंता मत कर, बस 10 मिनट शांत होकर बैठ जा। अनुभा मेहंदी की कूप से दीप्ति की पीठ पर बहुत सुंदर ब्लाउज का डिजाइन बनाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो दीप्ति ने मेहंदी का डिजाइनदार ब्लाउज पहना हो। 10 मिनट में अनुभा ने दीप्ति की पीठ पर मेहंदी से ब्लाउज का डिजाइन बनाकर तैयार कर दिया। अब खुद को आईने में देख। दीप्ति ने जब खुद को आईने में देखा तो देखती रह गई। वाह यार, तूने तो कमाल कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मेहंदी की ब्लाउज पहन रखी हो। तूने तो मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। अब चल कॉलेज चलते हैं, नहीं तो फेस्ट खत्म हो जाएगा। दोनों सहेलियां गाड़ी में बैठकर कॉलेज आ जाती हैं। उस दिन फेस्ट में कॉलेज के सभी लड़के लड़कियों की नजर दीप्ति पर टिकी थी। कई लड़कियों ने, यहाँ तक कि प्रोफेसर ने भी दीप्ति से उसके मेहंदी डिजाइन वाली ब्लाउज का राज पूछा। दीप्ति, तुम्हारा मेहंदी ब्लाउज तो बहुत यूनिक है, कहाँ से बनवाया? मैडम, ये तो अनुभा का कमाल है। उसी ने ये डिजाइन बनाया है और मेरी लाज बचा ली, नहीं तो मैं आज फेस्ट में नहीं आ पाती। लाज बचा ली? वो कैसे? दीप्ति ने सबको बताया कि किस तरह अनुभा ने उसका मेहंदी ब्लाउज बनाया। सभी अनुभा से उसका फोन नंबर मांगने लगे। अनुभा, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मेरी बेटी के लिए ऐसा मेहंदी वाला ब्लाउज बना सकती हो? मैं तुम्हें इस काम के लिए अच्छा पेमेंट करूंगी। तुम चाहो तो मैं एडवांस पेमेंट कर देती हूँ। नहीं मैडम, एडवांस पेमेंट की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी बेटी की शादी में जरूर आऊंगी और मेहंदी ब्लाउज बना दूंगी। आप काम के बाद पैसे दे देना। कॉलेज की लड़कियां भी अनुभा की तरफ ही खींची चली आई। हाय अनुभा, यार परसों मुझे एक पार्टी में जाना है। क्या तुम मेरे घर आकर मेरी पीठ पर भी ऐसी मेहंदी ब्लाउज बना दोगी? हाँ, क्यों नहीं। मुझे अपना नंबर दे दो। हाँ भी लो। इस तरह से सभी लोगों ने अनुभा से उसका मोबाइल नंबर लिया और उसे उस दिन ही कई काम मिल गए। अनुभा ने घर आकर ये बात जगमोहन और सुलेखा को बताई। वाह बेटी, तुझे तो ढेर सारे काम मिल गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अनुभा बेटी, अगर तू मेहंदी ब्लाउज बनाने का काम करेगी तो पढ़ाई कब करेगी? इस काम से तेरी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। बाबा, मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं अनुभा, तुझे अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब फालतू काम में। पिता के सख्त रुख को देखकर अनुभा ने मेहंदी ब्लाउज के काम के बारे में सोचना छोड़ दिया। दूसरे दिन रविवार था और अनुभा के कॉलेज की छुट्टी थी। उस दिन जगमोहन अकेले ही ऑटो लेकर निकला, लेकिन जगमोहन को पता नहीं था कि वो दिन उसके लिए कयामत का दिन साबित होने वाला है। जगमोहन के ऑटो को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। जगमोहन बुरी तरह से घायल हो गया। हादसे में ऑटो बुरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो गया था। आसपास के लोगों ने जगमोहन को अस्पताल में भर्ती करवाया और अनुभा को इस बात की खबर दी। अनुभा और सुलेखा दोनों भागे भागे अस्पताल पहुंचे। देखिए, हादसे में इनका सिर फट गया है और दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया है।
इनको 2 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। अनुभा और सुलेखा जगमोहन को घर ले आए। अनुभा की माँ, ऑटो तो अब चलने लायक नहीं रहा और ना ही मैं, घर का खर्च कैसे चलेगा? यही तो मैं भी सोच रही हूँ अनुभा के बाबा। घर का खर्च, अनुभा की पढ़ाई का खर्च, आपकी दवाइयाँ, ये सब कैसे होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अचानक इतनी सारी मुसीबतें एक साथ आ गईं। हमने कभी सोचा भी नहीं था। अनुभा अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। माँ बाबूजी, आप लोग कहें तो मैं मेहंदी ब्लाउज बनाने का काम शुरू कर दूं। मुझे यकीन है कि लोगों को मेरा काम पसंद आएगा और इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि घर का खर्च भी निकल जाएगा और पिताजी की दवाइयां भी आ जाएंगी। लेकिन अनुभा बेटी। पिताजी मना मत करिए, जब आप ठीक हो जाएंगे तब मैं ये काम छोड़ दूंगी। ठीक है अनुभा बेटी, तू मेहंदी ब्लाउज बनाने का काम शुरू कर दे। जगमोहन के पास और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है पिताजी, मुझे तो कल के लिए काम भी मिला हुआ है। कॉलेज में एक लड़की है प्रिया, उसने मेहंदी ब्लाउज बनाने के लिए कल सुबह मुझे अपने घर बुलाया है। दूसरे दिन अनुभा मेहंदी की कूप लेकर प्रिया के घर पहुंच जाती है। उसकी पीठ पर मेहंदी ब्लाउज की बहुत खूबसूरत डिजाइन बनाती है। वाह अनुभा, तेरे हाथों में जादू है। तूने कितना प्यारा मेहंदी ब्लाउज बनाया है। देखना प्रिया, पार्टी की सारी लाइमलाइट तू ही ले जाएगी। और हुआ भी वही। प्रिया जब पार्टी में पहुंची तो सभी उसके मेहंदी ब्लाउज को देख रहे थे। पूरी पार्टी में प्रिया का मेहंदी ब्लाउज हॉट टॉपिक बन गया था। सबने प्रिया से मेहंदी ब्लाउज बनाने वाली का नंबर ले लिया। अब तो दिन रात सुबह शाम अनुभा के पास ढेरों फोन आने लगे। अनुभा को मेहंदी ब्लाउज बनाने के इतने काम मिल गए कि उसके पास सांस लेने की फुर्सत भी नहीं बची। इस काम के लिए लोग अनुभा को पैसे भी अच्छे दे रहे थे। अनुभा अब एक दिन में 5 से 10 हजार रुपए कमाने लगी। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। अनुभा के कमाए हुए पैसों से घर का खर्च भी अच्छे से चल रहा था और जगमोहन का इलाज भी हो रहा था। कुछ दिनों के बाद, अनुभा बेटी, आज तेरे पापा के पैरों का प्लास्टर कटवाना है। इन्हें अस्पताल कैसे लेकर जाएंगे? तुम चिंता क्यों करती हो माँ, मैं अभी ऑनलाइन कैब बुक कर देती हूँ। अनुभा ने कैब बुलाया और दोनों जगमोहन को अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टर ने जगमोहन के पैर का प्लास्टर काट दिया। इन्हें अभी 1 महीना और आराम की जरूरत है। इन्हें धीरे धीरे वॉकर से चलने में मदद करनी होगी। ठीक है डॉक्टर साहब। अनुभा और सुलेखा दोनों जगमोहन को घर ले आए। अनुभा बेटी, मेरी वजह से तुझे पढ़ाई छोड़कर मेहंदी ब्लाउज बनाने का काम करना पड़ रहा है। बस 1 महीने की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुझे काम नहीं करने दूंगा। लेकिन ठीक होकर आप क्या करेंगे? ऑटो तो चलने की हालत में नहीं है। हमें दूसरा ऑटो खरीदना होगा। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? माँ बाबूजी, बस 1 महीने की बात है। 1 महीने के बाद सब ठीक हो जाएगा। अनुभा कड़ी मेहनत करने लगी। वो नाइट पार्टी में जाने वाली महिलाओं के लिए रातों को भी मेहंदी ब्लाउज बनाने लगी। नाइट में काम करने के लिए उसे ज्यादा पैसे मिलने लगे। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। जगमोहन अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। एक दिन, बाबा जरा बाहर आना, आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आओ तो सही। जगमोहन और सुलेखा दोनों घर के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक चमचमाती हुई नई कार बाहर खड़ी थी। अनुभा ने उस कार की चाबी जगमोहन को देते हुए कहा, आज से आप अपनी गाड़ी चलाओगे। लेकिन बेटी, ये गाड़ी तो बहुत महंगी होगी। तू इतने पैसे कहाँ से लाई? ये गाड़ी मैंने मेहंदी ब्लाउज बनाकर कमाए पैसों से खरीदी है। इसकी कुछ इंस्टॉलमेंट चुकानी बाकी है, वो मैं चुका दूंगी। बाबा, मैं ये काम नहीं छोड़ना चाहती हूँ। प्लीज मेहंदी ब्लाउज बनाने का काम छोड़ने के लिए मत कहना। ठीक है अनुभा बेटी, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। जगमोहन ने अनुभा को गले से लगा लिया। अनुभा ने मेहंदी ब्लाउज बनाने की कला से पूरे शहर में नाम कमा लिया था और पैसा भी। वो दिन रात तरक्की करने लगी और अपने माता पिता को वो Please subscribe this channel.